कार्रवाई तैयार, 2 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए हमले की। हालांकि ये एक छोटा धमाका था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। अभी 4 दिन पहले ही करनाल से पाकिस्तान समर्थित 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद हिमाचल विधानसभा के मेन गेट और 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए। उससे पहले पंजाब के पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हिंसा हुई। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास बुड़ैल जेल के पीछे टिफिन बम मिलने से दहशत फैल गई और अब पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाका। बीते कुछ दिनों की ये घटनाक्रम बताते हैं कि देश में अमन शांति और माहौल को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इससे कैसे निपटेंगी, ये एक अहम सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस का मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर सोमवार को धमाके से दहल उठा। यह धमाका रॉकेट जैसी किसी चीज से हुआ। इमारत की 3री मंजिल पर यह धमाका हुआ। धमाके के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की, उसे बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद हेडक्वार्टर के पास के इलाके को सील कर दिया गया। लगातार काफी अरसे तो पंजाब ਦਾ माहौल खराब ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। ते मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की वो बख्शिया नहीं जाऊगा। सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। अज शाम तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि पंजाब पुलिस ने मामले में आतंकी एंगल होने से इनकार किया। पंजाब पुलिस ने इस हमले में TNT यानी ट्राई नाइट्रो टोलिन पदार्थ का प्रयोग होने की बात कही है। ये खुलासा खुद पंजाब के DGP VK भावरा ने किया। हालांकि पंजाब पुलिस हमले को चैलेंज के रूप में ले रही है। ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने क्रिएट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर करनाल से पाकिस्तान समर्थित 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद हिमाचल विधानसभा के मेन गेट और 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए। उससे पहले पंजाब के पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हिंसा हुई। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास बुड़ैल जेल के पीछे टिफिन बम मिलने से दहशत फैल गई और अब पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाका। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम बताते हैं कि देश में अमन शांति और माहौल को खराब करने की कोशिश लगातार हो रही है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इससे कैसे निपटेंगी, ये एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बड़ा सवाल यही है कि देश का माहौल आखिर कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब का माहौल कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि अमन शांति भाईचारे को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हम किसी भी सूरत में इसमें किसी को भी कामयाब नहीं होने देंगे। धमाका बेशक ये छोटा था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। और जिस तरीके से हमने बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम आपको बताएं कि किस तरीके से हाल ही में आपको याद होगा कि हरियाणा के करनाल से पाक समर्थित 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आपने देखा कि हिमाचल विधानसभा के मुख्य गेट पर किस तरीके से खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए। उसके बाद वहां की जो 4 दीवारी थी उस पर भी खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए। पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान किस तरीके से 2 गुटों के बीच में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, जबरदस्त रोष देखने को मिला। इसके साथ ही चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर
टिफिन बम मिलने से किस तरीके से हड़कंप मचा, और उसके बाद कल पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर यह धमाका हुआ। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि धमाका बेशक ये छोटा था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आ रही है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू दिखाई पड़ रही है। हमारे कुछ सवाल भी हैं। सवाल पहला यह है कि आतंकी हमले से पुलिस इनकार क्यों कर रही है। पंजाब पुलिस का यह कहना है कि हालांकि हम हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल को इसमें देखा जा रहा है, लेकिन शुरुआती तौर पर पंजाब पुलिस आतंकी हमले से इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस का कहना है कि यह आतंकी हमला नहीं था। दूसरा सवाल यह है, क्या मोहाली हमले में पाक का हाथ है? क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ है? जो हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि टीएनटी का इस्तेमाल किया गया, पंजाब पुलिस के डीजीपी खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं, वो कहां से लाया गया, कहां से इसकी सप्लाई हुई, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, एक अहम सवाल। और इसके साथ ही गिरफ्तारी को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि खबर यह निकलकर सामने आई अब से कुछ देर पहले, जिसमें यह कहा गया कि हरियाणा के अंबाला से एक संदिग्ध की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने पुख्ता तौर पर ना तो कोई ऐसी बात कही है, ना ऐसा कोई बयान दिया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एक गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है वो भी संशय के आधार पर हुई है। यानी कि हो सकता है कि हमले में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका हाथ हो। पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, उससे जो निकलकर जानकारी सामने आएगी उसके बाद हो सकता है कि इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाए। लेकिन जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि क्या खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर से एक्टिव हो गए? क्या खालिस्तानी समर्थक पंजाब में एक बार फिर से सक्रिय हो गए? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि हरियाणा हो या पंजाब या फिर हिमाचल, क्या इन तीनों राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा इन दिनों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा, जिस तरीके से बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में जहां 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में करनाल पुलिस ने सफलता हासिल की, हरियाणा पुलिस ने सफलता हासिल की, तो हिमाचल विधानसभा के मुख्य गेट और 4 दीवार पर किस तरीके से खालिस्तानी झंडे वहां पर लगा दिए गए। पहले धमकी दी जाती है, पहले इस बात का ऐलान किया जाता है और उसके बाद उस ऐलान के मुताबिक ही वो अंजाम वहां पर कार्रवाई को दिया जाता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही पंजाब में तो आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को राजनीति भी गरमाई हुई है। विपक्षी जो दल हैं, आम आदमी पार्टी के जो विरोधी हैं, उनका यह कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है पंजाब में, इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। चाहे पटियाला में हिंसा की बात करें, चाहे वहां पर टिफिन बम मिलने की बात हो, या फिर अब जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस का, उस पर धमाके की बात हो। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को राजनीति तो गरमाई रही है, लेकिन देश और प्रदेश के लिए, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, किसी भी राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं। देश की एकता और अखंडता को इससे सबसे बड़ा खतरा लग रहा है। और ऐसे में यही सवाल है कि हर खबर पूछ रहा है कि आखिर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, कि आखिर देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन जो हमारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी जो चर्चा है वो रहने वाली है कि आतंकी हमले से आखिर पंजाब पुलिस इनकार क्यों कर रही है, क्या मोहाली हमले में पाक का हाथ है, हथियार कहां से लाए गए। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा जब करनाल से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था तो उसमें ऐसी खबर भी सामने आई, पुलिस ने भी इस बात की जानकारी दी कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई भारत में की जा रही है। तो क्या मोहाली में जो कुछ हुआ है वहां हथियार कहां से आए, किस तरीके से ये पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल इसमें हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी को लेकर संशय की जो स्थिति बनी हुई है, इस पर भी पुलिस के आने वाले समय में कुछ खुलासा कर पाएगी। और क्या खालिस्तान समर्थक या खालिस्तानी एक बार फिर से पंजाब में एक्टिव हो गए, जो दशकों तक पंजाब की जनता ने झेला है, क्या एक बार फिर से वो वहां पर देखने को हमें मिल सकता है। और इसके लिए राज्य सरकार, भारत सरकार कितनी तैयार है, कितनी तत्पर है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां होता है, बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।
Mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey Mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। तो बिल्कुल चर्चा की शुरुआत करेंगे हम, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विदु रावल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही हमारे साथ बजरंग दास जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। ये तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन तीनों के साथ इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगा सर, ये बीते दिन कुछ दिनों के अगर घटनाक्रम को देखा जाए, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, चाहे करनाल से पाक समर्थित 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की बात हो, हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने की बात हो, उसकी 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगाने की बात हो, पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के दौरान हिंसा की बात हो, चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर टिफिन बम का मिलने की बात हो, और अब पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाके की बात हो, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मोहाली में जो पंजाब में मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब इंटेलिजेंस ऑफिस जो पुलिस की इंटेलिजेंस ऑफिस है, उसके ऊपर आवाज नहीं आ रही इनकी। करवाते हैं बजरंग दास जी करवा रहे हैं, उसको सही करवा रहे हैं, करवाते हैं उसको सही।
हाँ बोलिए 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 राकेश जी बोलिए आप। आ रही है? हेलो राकेश जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, राकेश जी बोलिए आप। ठीक है। जो मोहाली में पंजाब का मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, जो चंडीगढ़ के सबसे सटा हुआ है जी। यहाँ पे पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस से रॉकेट प्रोपोल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो आरपीजी है ये कहीं अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इधर सेना के पास होती है या पाकिस्तान और जो आतंकवाद समर्थित देश है जो सप्लाई करते हैं आतंकवादियों को, उनके पास से ही आतंकवादियों तक आता है। तो यह सुनियोजित आतंकवादी हमला है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और मैं बताता हूं कि एक बहुत ही इसको निंदा जितनी भी की जाए, क्योंकि सामने से नहीं पीछे से अटैक है, लेकिन उन्होंने पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस को निशाना बनाया है। तो बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है और सोचने का विषय है कि किस डायरेक्शन में पंजाब जा रहा है और पंजाब पुलिस क्या कर रही थी। जब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें, चाहे हरियाणा में 4 आतंकवादी पकड़े गए, पंजाब की बात करें वहां पे घटनाएं घट रही हैं, तो क्या पंजाब पुलिस हो रही थी? और इतनी बड़ी घटना को अगर अंजाम दिया गया है तो उनका आगे का रुख क्या है? और मैं मांग करता हूं कि इसको इमीडिएटली एनआईए को दिया जाए ताकि इसकी जांच हो कि इसमें आतंकवादियों का कहां तक सूत्र जुड़ा हुआ है और उनके तार कहां जहां से जुड़े हैं उनको खत्म किया जाए। लेकिन राकेश जी, पंजाब पुलिस ये कह रही है कि अभी ये कह देना कि ये आतंकवादी हमला है, ये जल्दबाजी होगी। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। देखिए, अगर ग्रेनेड से हमला हुआ होता, अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो अलग बात है। आरपीजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, ये इधर सेना के पास होता है या किसी आतंकवादी देश जिनकी मैं बात करता हूँ जो आतंकवादियों को सप्लाई करते हैं। अगर इस घटना को हम हल्के में लेंगे कि नहीं आतंकवादी घटना नहीं है, इसको छिपाएंगे, तो इसके आने वाले समय में इसके दुर्गामी नुकसानदेह राज्य को, देश को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। जल्दी कार्रवाई हो और इसकी जांच हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से इसकी जांच हो, ये अच्छी बात है। विदुर रावत साहब, मैं आपके पास आते हुए सर, देखिए पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जद में हरियाणा भी आता जा रहा है। भाई 4 पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों का यहां से पकड़ा जाना करनाल से, और उसके बाद आज जो खबर सामने आई अंबाला से गिरफ्तारी हुई है, जो बताया जा रहा है कि मोहाली में जो कुछ हुआ उसमें उसका हाथ हो सकता है, हालांकि वो संदिग्ध है। लेकिन आप मानते हैं कि हरियाणा के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय, एक बड़ी चिंता की बात पूरे देश की है ये। लेकिन हरियाणा का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा सुर्खियों में है कार्रवाई के लिए, पंजाब सुर्खियों में है इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर कार्रवाई में होने वाली ढील को लेकर, पंजाब सुर्खियों में है विस्फोट को लेकर, पंजाब सुर्खियों में है किस प्रकार से वहां की एजेंसीज की अकर्मण्यता है उसको लेकर, हरियाणा सुर्खियों में है कि पंजाब के फेलियर्स के बावजूद भी हरियाणा के अंदर इन लोगों को पकड़े जाने पर। देखिए, फिरोजपुर जहां से 4 आतंकवादी 3-4 दिन पहले भारी विस्फोटक लेकर जो है पंजाब का पूरा फिरोजपुर से चलकर अंबाला तक हरियाणा बॉर्डर तक जब आए तो 232 किलोमीटर बनता है। उन 232 किलोमीटर में वो निरंकुशता से, बिल्कुल निर्बाधित तरीके से किस प्रकार से मौज मस्ती करते करते हरियाणा के बॉर्डर पर आ गए, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा, हरियाणा की पुलिस ने उनको जाकर करनाल में पकड़ा। तो हरियाणा की पुलिस तो अप टू द मार्क है, सतर्क है, सजग है, हरियाणा की सुरक्षा एजेंसी सजग है। ये कोई कारण नहीं है हम कंप्लेसेंट हो जाएं, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोस राज्य में जो कुछ हो रहा है, जो एक बॉर्डरिंग स्टेट है, ये जरूर पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है कि किस प्रकार से वहां पर फ्री रन दिया जा रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे सरकार जो है बहुत गंभीर नहीं है। और या तो मैं तो इस हद तक भी जाकर कहना चाहूंगा कि भाई सरकार की प्राथमिकता में इन टेररिस्ट को और इस टेररिज्म को एज अ होल उससे निपटना नहीं है,
उनकी प्राथमिकता क्या है? ये देश की सुर्खियां पिछले 2-3 दिन से चल रही देखिए रावल साहब, हिमाचल विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं, वहां की 4 दीवारी पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार नाकाम है, निकम्मी है, जो आप कह रहे हैं, अगर पुलिस वहां की फेल है, तो इसका मतलब ये माना जाए, की बात कह रहा हूं, उसका मतलब ये माना जाए कि इसका मतलब ये माना जाए कि हिमाचल की जो सरकार है, हिमाचल की जो पुलिस है, वो भी फेल है, उसका भी फेल्योर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपने विधानसभा कहा, देखिए हिमाचल के अंदर 2 विधानसभाएं हैं, समर्स के लिए अलग रहती है, विंटर्स के लिए अलग रहती है। कांगड़ा के नहीं रावत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तानी झंडे लगा देना ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है सर, क्योंकि बिल्कुल गंभीर, विधानसभा की सुरक्षा कितनी पुख्ता रहती है इसको आप बखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। तो क्या ये माना जाए कि ये वहां की पुलिस का भी फेल्योर है? देखिए, पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है और वहां पर किसी प्रकार का कोई विस्फोटक होने की बजाय एक मार्क छोड़कर वहां पर कुछ लोग गए हैं और बहुत जल्दी उनको जो है सलाखों के पीछे कर लिया जाएगा। और वो जगह कहाँ है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जगह है, जो कि पंजाब से सटा हुआ है, बिल्कुल पठानकोट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। तो फिर वापस इसके तार घूमकर आते हैं पंजाब में। लेकिन मैं जिस तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैं इसके राजनीतिक पक्ष की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ अपने यहाँ पर हैं। हम आपको मैं आपको जिस तरफ लेकर जाना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार जो है उसकी प्राथमिकता आतंकवाद से, और मैं विशेष रूप से नाम ले रहा हूं, खालिस्तानी आतंकवाद से निपटना नहीं है। एक के बाद एक उनके एक्शंस ये बता रहे हैं। आज आपकी रिपोर्ट खुद बता रही है कि अब तक पंजाब ने इसको आतंकवादी घटना ही नहीं माना, क्योंकि जैसे आतंकवादी घटना मानते हैं तो एक यूजुअल प्रोटोकॉल के तहत, और मुझे बेल आउट करेंगे राकेश शर्मा जी, एक यूजुअल प्रैक्टिस के तहत एनआईए उसकी तुरंत जांच जो है करने में तुरंत हो जाएगी। लेकिन पंजाब की सरकार जानबूझकर उसमें भी ढील मटोल कर रही है। तो यह शक उत्पन्न करता है पंजाब की सरकार का किस प्रकार पूरे पंजाब के अंदर आतंकवादियों का घूमना और उनको ना पकड़ना, और उनकी प्राथमिकता सुर्खियां जो बनी है वो पंजाब से 232 किलोमीटर दूर एक भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता के पीछे 50-50 लोगों को भेजना, और वो किस प्रकार से एक चोरी करते हुए, अपहरण करते हुए उनको लेकर आना, मतलब उनकी प्राथमिकता जो है वो राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने की है। देश की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इस ओर आपको मैं लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास रावल साहब। लेकिन बजरंग दास जी, भाई आप तो चुनाव के समय, मुझे अच्छे से याद है, रणजीत सिंह चन्नी बार बार ये कहते थे कि अगर इनके हाथों में सत्ता आ गई और किसी भी कारणवश अगर भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए तो ये बॉर्डर स्टेट है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अब उसी दिशा में जा रही है क्या पंजाब? आपको उसी दिशा में जाते दिखाई पड़ रहा है क्या? देखिए, ये पूरे देश के लिए सर्वमान्य चिंता का बार बार पंजाब के अंदर आतंकवादी हमले होना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, झंडे लगाना, जुलूस निकालना, पटियाला के अंदर दंगे होना, यहाँ तक कि आप देखोगे पंजाब से, फिरोजपुर से 4 आतंकवादी, उनका हथियार कहां से आया? पाकिस्तान के जरिए, ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं, गोलाबारी आती है, यहाँ तक धनराशि आता है। इससे बड़ा चिंता का विषय पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए हो नहीं सकता। एक किस्म से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां, पाकिस्तान पंजाब के जरिए गतिविधि बढ़ा रहा है और वो पूरे देश के लिए खतरनाक है, मतलब खतरे से खाली नहीं। जबकि पंजाब सरकार को सोचना चाहिए, बार बार हमले हो रहे हैं। जब आपने 4 आतंकवादी पंजाब से फरार होकर हरियाणा घुस गए, हरियाणा की पुलिस ने करनाल बॉर्डर पर तौर पर पकड़ा उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये आपके सामने मोहाली के अंदर ये राकेट द्वारा फिर हमला हो गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी आतंकवादी हमला नहीं है, वहां की पुलिस भी है, डीजीपी भी ये बयान दे रहा है भाई आतंकवादी हमला नहीं है। एकदम से ये कहना ये भी उचित नहीं है। ये कहना चाहिए डीजीपी को हम जांच कर रहे हैं, असली सिस्टम क्या है, ये आतंकवादी हमला है या नहीं, हम जांच कर रहे हैं।
एक क्लीन चिट देना भी आतंकवादी हमला नहीं है। तो इसका मतलब तो ये मान गए आतंकवादी हमला नहीं है। और बिना राकेट कहां से आया? राकेट द्वारा हमला किया गया। ये तो जो राकेट है, जो विस्फोट सामग्री है, ये तो पाकिस्तान देश के पास होती है या आतंकवादियों के पास होती है या इंडिया की जो सुरक्षा एजेंसी है, हमारी आर्मी या BSF, उनके पास होता है। वो कहां से आ गया? तो जहां तक मैं समझता हूँ जी, ये पंजाब की जो सरकार नई बनी है, भगवंत मान जो पूरी तरह से फेलियर मुख्यमंत्री अब तक तो नहीं। लेकिन बजरंग दास जी, मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि कार्रवाई ऐसी होगी जो मिसाल बनेगी और पुश्तैनी उनकी याद रखेंगे। जो भी इसके दोषी हैं, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो भी इसमें संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी और उनकी पुश्तैनी याद रखेंगी। ये तक कहा उन्होंने। तो ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। और बयान क्या बनता? मुख्यमंत्री के पास बोलने के क्या रह गया? या DGP क्या बोल लेगा? मुख्यमंत्री तो यही बोल लेगा ना, जिसने भी हमला किया उसको बख्शेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे, उनको रगड़ेंगे। नहीं, लेकिन ड्रोन तो इलाज करेंगे। जब आपकी सरकार थी पंजाब में, भगत मान के बयान बताया चाहता हूँ मैं। पटियाला के अंदर जो हमला हुआ, पटियाला के अंदर जो आपने देख खालिस्तान के नारे लगे, दंगे हुए, स्पष्ट बयान दिया था कि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम किसी और पे दोष क्यों बनते हो? तुम आप प्रूफ लाओ, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। ये कह देना एक मुख्यमंत्री फलानी पार्टी दंगा करवा रही है, उसने दंगा करवा, ये उचित नहीं है। ये विषय ये कहना चाहिए हमारी कमी नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसी की कमी नहीं है। कहीं न कहीं समझिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। राजस्थान में हिंसा होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराते हैं ना। अगर राजस्थान में हिंसा होती है, राजस्थान में हिंसा होती है तो आप उसके लिए बीजेपी की जिम्मेदार ठहराते हैं। और अगर वो बीजेपी की जिम्मेदार ठहरा रहे तो आपको बुरा लग रहा है। मतलब आप करें तो ठीक, कोई और करे तो गलत। ऐसे कैसे होगा सर? मेरी आधी मिनट की बात पूरी कर लें दो। जैसे भगवंत मान जी ने कहा, और मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पंजाब सरकार फेलियर रही है, वहाँ पंजाब सरकार की पुलिस प्रशासन फेलियर रहा है। कहीं ना कहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के ऊपर भी मतलब चिन्ह लगता है, क्योंकि IG की जो ड्यूटी बनती है, केंद्रीय सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां ड्यूटी नहीं बनती। पाकिस्तान से कोई भी अब लोग आतंकवादी हमले होते हैं या कोई सामग्री आती है तो ये केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की बड़ी भारी जुम्मेवारी बनती है। उसमें कहीं न कहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में भी कमी रही है। और जहां पंजाब सरकार का, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, तो भगवंत मान की में कह जाओ, मैं उसको आलोचना के तौर पर नहीं करता हूँ। अभी तक भगवंत मान के कंट्रोल में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं आई है, ना वो समझ पाया है एक्चुअल क्या होता है। देखिए, एक टीवी के ऊपर नाटक करने वाला व्यक्ति हो, जिसने आज से काम किया हो, नाटकबाजी की हो, उसे क्या पता पंजाब प्रदेश के अंदर पंजाब को कैसे चला रहा है, लेकिन सर वो जिम्मेदारी कैसी करनी है, उसकी जिम्मेदारी तो वहाँ की पब्लिक ने दी है ना उनको। गाना गा लिया, तल्लू हो गया जी, जो तल्लू हो गया काम वाली बात होगी। भाई ये जिम्मेदारी तो भगवंत मान को पंजाब की जनता ने दी है। भगवंत मान की चुनाव के दौरान ये बात आप कहते रहे, जो बातें अभी आप कह रहे हैं ये बात तो चुनाव के दौरान भी आप कहते रहे, लेकिन पंजाब की जनता ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, पंजाब की जनता ने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया। ये बात तो तब भी आप कर रहे थे। भाई ये जो जिम्मेदारी लगाई है भगवंत मान की, ये तो पंजाब की जनता ने लगाई है ना, मुख्यमंत्री तो वहां की जनता ने उनको बनाया है। मेरा सवाल ये है आपसे सर, ये आरोप तो आप पहले भी लगाते रहे, ये आरोप जो अभी आप लगा रहे हैं ये चुनाव के दौरान भी आपने लगाए, लेकिन यकीन नहीं किया ना वहां की जनता ने आपकी बातों पर। बजरंग दास जी मैं आता हूँ आपके पास, फिर से लौट रहा हूं। वोट दिया आप पार्टी को, भगवंत मान को नहीं दी, व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं मिलती, वोट नहीं मिलती, वोट मिलती है सर। मुख्यमंत्री का चेहरा वही थे, लोगों ने वोट दिया मुख्यमंत्री का चेहरा वही को। थे। आम आदमी पार्टी ने पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया सर, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अगर आप ये कहेंगे कि भगवंत मान को वोट नहीं मिला तो ये गलत है। अमित जी मैं कहना चाहता हूँ, आप पार्टी ने चेहरा बनाया मुख्यमंत्री का भगवंत मान को, चलो ठीक है, वोट दी सर, पार्टी को। विषय से भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम लोग विषय से भटक रहे हैं। जीतते हैं मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। देखिए बहुत गंभीर विषय सर, ये बहुत गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है पटरी से
हम उतर रहे हैं और पटरी पर लाना मेरा काम है सर। ठीक है, पटरी से नहीं उतर रहे। हाँ, मगर जो हकीकत बात है, ठीक है, मैं लौटूंगा, वो मैं आ रहा हूँ बताने आपके की पास। जरूरत है। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके हकीकत पास, जो मैं आपके बातें हैं, पास आ रहा हूँ। जहाँ मैं आपको बताना राकेश चाहता जी, हूँ, मैं एज ए एक्सपर्ट ही आपसे किसी- पूछ रहा हूँ सर, मैं एज एन एक्सपर्ट ही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो बार बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बजरंग दास जी भी कह रहे हैं, विदु रावल जी भी कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद यहाँ गतिविधियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, खासतौर पर खालिस्तानी गतिविधियों का बढ़ना। आप मानते हैं इसको, जो आरोप लगाया जा रहा है ये ठीक है? देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी दिख रहा है जी। कारण कि पंजाब में अब आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी है। इस पे सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है और जल्दी अगर इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया, आप समझिए एक छोटी घटना नहीं है। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस पे रॉकेट, प्रोपेल्ड रॉकेट ग्रेनेड से हमला होता है और सरकार का वक्तव्य आता है कि आतंकवादी घटना नहीं है। तब किसने हमला किया? आरपी कैसे आया? यह सरकारों के पास होता है, सेना के पास आता है, ये मार्केट में नहीं दिखता है कि कोई भी लाके हमला कर देगा। और जो भी हमला करता है हमारे पुलिस से, इंटेलिजेंस से, वो आतंकवादी ही है। आम आदमी कभी हमला करेगा? मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं खुद वायुसेना में काम किया हूँ, हमें पता है कि रक्षा का क्या मतलब है, देश की सुरक्षा का, रक्षा का। पंजाब का अधिकांश एरिया पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है जी। हम कोई भी असंवेदनशील बात ना करें जिससे हमारे पड़ोसी देश का मनोबल ऊंचा हो, आतंकवादियों का मनोबल ऊंचा हो। इन लोगों को कुचलने की जरूरत है। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और इमीडिएटली सेना को और बीएसएफ को इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि आरपीजी आया कैसे हमारे देश में, क्या इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उन सब के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप देखिए, 4 आतंकवादी पंजाब से होते हुए करनाल तक पहुंच गए। कितनी बड़ी फेलियर है। पूरे पंजाब में खुले घूम रहे थे। ये सोचने का विषय है और इंटेलिजेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन फास्ट कराई जाए, क्योंकि ये विस्फोट का मामला है। इसमें एनआईए की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी बिल्कुल, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। रावत साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी, आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो चला गया। हाँ ठीक है रावत साहब, आवाज अगर आ रही है आपको तो मेरा सवाल भी आप सुन पा रहे होंगे। मैं सवाल आपसे मेरा ये है सर कि देखिए, इसको पंजाब तक, हरियाणा तक या फिर हिमाचल तक इसको सीमित नहीं रखना है। ये देश की एकता और अखंडता का विषय है सर। इस तरीके से हमला अगर पंजाब में हो रहा है या हरियाणा में हो रहा है या हिमाचल में हो रहा है, कहीं भी हमला हो रहा है, वो देश के ऊपर हमला है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या अब केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत नहीं है? क्या मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा आपने अमित जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का मामला है। किस प्रकार से लोकल पुलिस और बीएसएफ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस प्रकार से जो पुलिस इंटेलिजेंस है और सेंट्रल एजेंसीज की जो इंटेलिजेंस है उनके बीच में एक बेहतर तालमेल हमारा होना चाहिए। लेकिन मैं 3 दृष्टांत पर बात करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे उतना समय देंगे। नहीं, बोलिए आप, बोलिए, समय दूंगा मैं पूरा। बोलिए आप, बोलिए। हाँ, पहली बात तो ये कि मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि इसका एक राजनीतिक कनेक्शन है। और राजनीतिक कनेक्शन क्या है कि अभी जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू जो है उसने खुले तौर पर कहा कि हमने इसमें एक पार्टी को फंड किया है। उसने अपने वहां से लेटर इशू किए, जहां वो कनाडा में अपने बिल में छुपा रहता है, वहां से उसने लेटर इशू किए बकायदा एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। वही पार्टी आज सत्तासीन हो गई। तो पहला एंगल तो इसका ये है। अब उसमें किस प्रकार से आज आतंकवादी घटना के इतने 12 घंटे होने के बाद, लगभग 12 घंटे होने के बाद भी अगर सरकार वहां की इसको डिनाई कर रही है, मतलब
सूरज की रोशनी में जो चीज हुई है उसको डिनाई करना एक बड़ी बात है अमित जी। मैं दूसरा दृष्टांत जो है, और आपने बहुत खुला टाइम दिया बजरंग दास जी को, बजरंग दास जी बिल्कुल निरंकुश तरीके से बोले, किसी ने उनको नहीं टोका। मैं उम्मीद करूंगा इतनी कर्टसी वो अपने छोटे भाई के प्रति भी रखेंगे। जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ मुझे कहने देंगे, और वो ये है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। देखिए, साफ तौर पर हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में किस प्रकार से इस देश के विपक्ष ने इस देश की सुरक्षा के साथ खेला है। हमने देखा कि यहाँ पर जो तथाकथित किसान आंदोलन था उसकी आड़ में किस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। देश की सुरक्षा एजेंसी बार बार चेता रही थी, देश की सरकार जो है बार बार चेता रही थी। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने खुद को उस आंदोलन से अलग कर दिया ये कहकर कि भाई देश की सुरक्षा जो है वो उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया, उसने कैप्टन अमरिंदर को ही हटा दिया। कैप्टन अमरिंदर जिस पंजाब को छोड़कर गए थे वो एक हंसदा पंजाब था, वसदा पंजाब था, नचदा पंजाब था। उस नचदे पंजाब को छोड़कर वो गए थे, जिस प्रकार से उनको बड़ी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, उस समय से ही वहां से दिक्कत शुरू हो गई थी। किस प्रकार से फ्रीडम दिया गया, अपीजमेंट की गई, तुष्टीकरण किया गया। उस तुष्टीकरण का एक नतीजा ये है कि अब जो आतंकवाद पिछले 2-2.5 दशक से थोड़ा सा रुका हुआ था वो अब सतह पर आ गया वापस, उसको फेवरेबल ग्राउंड मिल गया। और इसमें मैं जरूर एक बात और मार्क करना चाहूंगा, जो तीसरी बात है वो ये है कि आतंकवाद को लेकर इस देश के अंदर गैर भाजपाई जो पार्टियां हैं उनका रुख स्पष्ट नहीं है। उनके लिए राजनीति पहले है, राष्ट्रनीति बाद में है। हमने देखा एक के बाद एक, उनका कैरेक्टर बताता है किस प्रकार का। और मुझे धैर्य से सुनिएगा, मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई तो पहला उल्लेखनीय काम जो किया सोनिया गांधी जी की सरकार ने क्या किया, इस देश से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा को हटा दिया। अब पोटा के हटाने से किसके यहाँ पर दीपावली मनी? क्या देश के जनवासियों ने जो है, देशवासियों ने क्या दीपावली मनाई थी पोटा के हटने से? नहीं मनाई थी। आतंकवादियों के यहाँ से, जो देश आतंकवाद से पीड़ित हो, जिसके हर शहर में आतंकवादी हमला हो, वो ठोस कानून बनाता है या ठोस कानूनों को हटाता है। पहली बात। दूसरी बात, एक के बाद एक जब यूपीए शासन में हर शहर में विस्फोट हुआ करता था, हर गली मोहल्ले में विस्फोट हुआ करता था, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भारी जो बाजार हुआ करते थे, जो त्योहारों के दिन सजे हुआ करते थे, कौन सा ऐसा शहर है देश का जिस पर विस्फोट नहीं हुआ? छोटे बड़े, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक, इलाहाबाद से लेकर अहमदाबाद तक, हैदराबाद से लेकर पुणे तक, मालेगांव से लेकर, हमने देखा हर शहर में विस्फोट हुए। और अमित जी, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा मुझे। वहां उस समय तब की सरकार का यही रवैया हुआ करता था जो आज पंजाब की सरकार का है। इसी प्रकार से मैं बात को पूरी करते हुए कहूंगा कि सब उस सरकार की हेड कौन थी? हम जानते हैं सोनिया गांधी जी उस सरकार को चला रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो उनके मेकशिफ्ट है। तो मैं एक बार मैं बात पूरी कर लूं भाई साहब, उसके बाद बोलिएगा। 15 सेकंड और देते हैं बजरंग दास जी, उसके बाद जवाब आप ही से लूंगा। कई गंभीर आरोप लगाए आपके ऊपर, जवाब आप ही से लेना है। बोलिए राहुल साहब, बोलिए। तो सोनिया गांधी जी के बारे में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ के अंदर पूरी जनसभा में सोनिया जी की मौजूदगी में कहा कि जब बाटला हाउस के अंदर एनकाउंटर हुआ जिसमें शहीद मोहन चंद शर्मा जी की दुखद मृत्यु हुई थी, सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि वहां पर जब कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया जिनको पिछले साल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, बरकरार रखी, उन आतंकवादियों के पकड़े जाने पर श्रीमती सोनिया गांधी ने आंसू बहाए, रोई। हम जानते हैं कि याकूब मेनन की जब फांसी हुई तो 3 बजे कौन लोग कोर्ट खुलवाने गए थे? आज वो किन पार्टियों में है? आम आदमी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो टेररिज्म को लेकर जो इन लोगों का कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहा है गैर भाजपाई पार्टियों का, मैं विपक्षियों की बात करता हूं, हम देखते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ किस प्रकार से राहुल गांधी जी और केजरीवाल मिलकर दोनों में होड़ लगती है कि देश की सेना का मजाक ज्यादा कौन उड़ाएगा। कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा था कि देश के जो सेना के प्रमुख हैं, शीला दीक्षित के बेटे जो हैं संदीप दीक्षित जी, उन्होंने कहा था कि वो सड़क छाप गुंडे हैं, ऐसा शब्द का उपयोग किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ
राहुल गांधी जी चले जाते हैं, फिर केजरीवाल जी जेएनयू में चले जाते हैं, फिर राहुल गांधी जी एक कदम और आगे बढ़ाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी वालों के नारे लेने के अभी तक साबित नहीं कर पाए सर। तो ऐसे में अभी तक जब सिर्फ आरोप है राहुल साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राहुल साहब, सिर्फ आरोप है, अभी तक साबित नहीं कर पाए आप लोग। नहीं, साबित तो नहीं हुआ। मेरा अंतिम वाक्य ये है कि जब आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। जी लगा सकता है। मुझे पता है आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए, सिर्फ आरोप है। लेकिन वो तो चैलेंज करते हैं रावल साहब, भाई कन्हैया कुमार तो चैलेंज करता है, वो तो कहते हैं कि आप अगर आपके पास सबूत है, आपके पास आप में अगर दम है तो मुझे जेल में डाल दीजिए, वो तो कहता है। अमित जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज तक क्या कभी आकर कन्हैया कुमार ने ये कहा है कि अफजल की फांसी बिल्कुल ठीक थी, कि अफजल की फांसी पर वो शर्मिंदा? आज तक चलो हम तो उन्हीं की बात मान लेते। उन्होंने कभी आकर कहा है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है वो गलत है? वो तो उल्टा ये कहते हैं कश्मीर के अंदर सेना जो है रेप करती है। ये रिकॉर्डेड बातें हैं। देखिए ठीक है, इस देश की न्याय व्यवस्था के कुछ खामियों की कुछ फायदा ये लोग उठा लेते हैं, लेकिन मैं जो अपनी अंतिम वाक्य कहना चाह रहा हूँ, केवल अंतिम, जल्दी से रावल साहब, मुझे मेहमान के पास जाना है। बड़े गौर से बजरंग दास जी ने भी मुझे सुनाया आज तो, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य ये है कि जब आतंकवादी ये देखते हैं कि उनके फेवरेबल लोग सत्ता में हैं तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं। अब पिछले 7-8 साल से क्यों नहीं आतंकवाद कश्मीर से बाहर निकला? ये कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद पंजाब में घुसा। कैप्टन अमरिंदर ने बिल्कुल नहीं घुसने दिया, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया। सर वो कैप्टन अमरिंदर आपके साथ है, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह रावत साहब आज आपके साथ है, आप उनका गुणगान कर रहे हैं। इसके पहले आप इनके ऊपर पता नहीं कितने सवाल खड़ा करते थे, मुझे अच्छे से याद है सर। अमित जी मेरे भाई, अमित जी मेरे भाई, बोलिए। शासन में लुधियाना के अंदर विस्फोट हुआ था, किसकी सरकार थी? चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। मैं लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठा हूँ, मैं केवल एक दृष्टांत बता रहा हूँ कि आतंकवादियों का पिछले 7-8 साल में क्यों हौसला पस्त हो गया अचानक से कांग्रेस के। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रावल साहब, जवाब। हमारे शहर सुरक्षित कैसे हो गए, हमारी सीमाएं इतने सारे आरोप लगाए रावल साहब, अब जवाब ले लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप। बजरंग दास जी जवाब दीजिए, कई गंभीर आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर। अमित जी, मेरे साथी रावल जी बड़ी लंबी बात कह रहे थे और विपक्षी पार्टियों पर सारी आगे विपक्षी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो दूध की धोई हुई है, बाकी सारी पार्टी आतंकवादियों से मिली हुई है। इनका कहने का मतलब ये है आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जहां तक कि आज एक तड़ीपार किस पद के ऊपर बैठा है, सारा देश को पता है तड़ीपार कौन था और आज कौन से पद पे। बजरंग दास जी, मुझे इस पर आपत्ति है। नहीं बजरंग दास जी, मुझे आप इसके ऊपर आपत्ति है। नहीं, मुझे आपत्ति है इस पर। मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करना। सर देखिए, देश के एग्रीमेंट की बात सुनिए। मैंने रावल साहब को टोक दिया है। रावल साहब आपके कहने के बिना मैंने उनको टोक दिया है। मुझे इस शब्द पर आपत्ति है सर, मुझे आपत्ति है इस पर। ये नहीं, अगर कोई बात आपको रखनी है तो एक दायरे में रखिए। बोलिए बजरंग बाजी, नाम बताओ किसको तड़ीपार कह रहे हैं? झूठ बोलने का क्या तड़ीपार पता है कौन तड़ीपार था? गुजरात का आज देश के अंदर राज कर रहा है। क्यों वाली बात। और दूसरी बात, जहाँ कैप्टन अमरिंदर जी राज करते हैं, ये लोग कैप्टन अमरिंदर को, अमित जी जब आप अमित जी बोलने देखो, अमित जी उनको नाम बताने की जरूरत कीजिए। रावल साहब मैंने उनको पहले रावल साहब मैंने उनको पहले कह दिया है कि भाई इस शब्द से मुझे आपत्ति है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गृहमंत्री के लिए किया जाना जो संवैधानिक पद पर है, नहीं गलत बात है। ठीक है, एक बोलने की आदत है, सुनने की आदत डालनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते। नाम मैं कैप्टन अमरिंदर की बात करते हैं। कैप्टन अमरिंदर को इन्होंने पानी पी कर भारतीय जनता पार्टी ने वो जब कांग्रेस नहीं बोलेंगे वो शब्द नहीं बोलेंगे, बात है। ठीक है, वोट की राजनीति कब तक चलेगी?
जो ही देश के अंदर मैं अमित जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बारंबार निवेदन कर रहा हूँ, मैं आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप उनको जनता पार्टी दंगे करवा रही है वोट की राजनीति के लिए। और अमित जी आप इसको जरूरी नहीं समझते क्या? अमित जी बजरंगदास जी एक सेकंड पहले रावत साहब सुनने थे क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। पार्टी ने क्या किया? बजरंगदास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। बजरंगदास जी आपकी बारी है, बजरंगदास जी आप ही बोलेंगे, आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट बोलिए बजरंगदास जी। राकेश जी हाँ जल्दी से बोल, रावत साहब बताइए क्या उन्होंने किसी को तड़ीपार कहा है, मुझे उसका व्यक्ति का नाम बताइए कि किस बेसिस पर वो किसी को तड़ीपार। मैंने आपत्ति जताई थी रावत साहब मैंने आपसे पहले आपत्ति जताई उस शब्द पर, मैंने कहा उस शब्द को मत बोलिए आप, और उसको वापस लीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हाँ गलत है, की बात नहीं है। मैंने बोल दिया रावत साहब, ठीक है अब सुन लेते हैं उनको। रावत साहब मैंने बोल दिया, वो मान ठीक है कोई बोलिए बजरंगदास जी वापिस कैसे लेंगे? बोलिए बजरंगदास जी वापिस देंगे ना, ये क्या बात होगी? जो आदमी तड़ी बात था आज देश के अंदर राज कर रहे हैं, आप कहते शब्द वापिस लो। बजरंगदास जी मुद्दे पर आइए क्या ये आप कैसे कह रहे हो? आप किसी की अरे सर समय खराब हो रहा है, सर समय बचा नहीं है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है बजरंगदास जी आ रहे हैं आपके पास, बजरंगदास जी लौटेंगे आपके पास। राहुल साहब आ रहा हूँ सर, समय नहीं है, समय नहीं है। राकेश जी करते हैं, मंदिर कसम राम की खाते हैं। अरे बजरंगदास जी ठीक है सुन लिया। राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए। अरे सर समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है सर। होनी चाहिए जब ये झूठे रोक लगाते हैं, लोगों दंगे कराने का रोक लगाते हैं, ये क्या सर एक एक करके राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बजरंगदास जी राकेश जी को सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। रावत साहब लौट रहा हूँ, रावत साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। बजरंगदास जी मैं आ रहा हूँ, हाँ राकेश जी बोलिए। ये भारत देश के ऊपर हुआ है, हमारे अखंडता के ऊपर हुआ है, हर एक हमारे दिलों में हुआ है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यहाँ राजनीति करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं। क्या आपने सोचा है इसके विषय में? बिल्कुल सही बात है। अब मैं आतंकवादी हमारे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ठीक है कराते सही उसको से मारते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आज एक डिबेट है, एक मुद्दा है, उस मुद्दे की बात हम करें, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं। इससे हम आतंकवादियों के दुश्मन देश के हाथ मजबूत करते हैं। अमित जी आवाज ही नहीं आ रही इनकी भाई साहब की बात है, करा रहे सर अपनी शालीनता को भी बनाए रखें, शब्दों पे भी कंट्रोल करें, एक दूसरे के ऊपर हम इस तरह की बातों का प्रयोग न करें जिसको वापस लेने में कठिनाई हो। सही बात है। और राकेश जी हम तो बार बार ये बात कहते चाहता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ यह छोटी घटना नहीं है, तो एकजुट होकर नहीं जा सकती है। अटैक हुआ है और यह इधर पाकिस्तान से प्रायोजित है या आतंकवादियों द्वारा पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय से जो कार्रवाई हुई है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इसमें हस्तक्षेप करे, एनआईए त्वरित कार्रवाई करे। ये राज्य पुलिस के हाथ में नहीं है, उनके बस की बात नहीं है, उनके नाक के सामने घटना होती है और कहते हैं कि आतंकवादी घटना नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग जब भी पैनल पे बैठे तो देश के बारे में सोचे। पंजाब पे नहीं हुआ है, पूरे भारतवर्ष पे हुआ है, हर एक भारतीय पे हुआ है। बिल्कुल सही बात है और मैं तो बार बार इस बात पर जिक्र कर रहा हूँ राकेश जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। सही बात है। सो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज की रिपीट कर रहे हैं, अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें और जो लोग इनके पीछे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर करें। और इसमें एक इंटेलिजेंस फेलियर का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी समझने की जरूरत है। राव साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत करे। जब उनके खुफिया मुख्यालय पे आक्रमण होता है तो बताइए राज्य की जनता कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी? ये बिल्कुल ठीक बात कही अमित जी ने। राकेश शर्मा जी मैं आ रहा हूँ, बजरंगदास जी मैं आ रहा हूँ, रावत साहब अपनी बात पूरी कर लो, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूँ। रावत साहब बोलिए, एक एक करके लिखिए, एक एक करके। देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक यूनिफाइड वॉइस में बोलने की आवश्यकता है। मैंने अपनी बात में यही कहा, मैंने किसी पर छींटाकशी नहीं, मैंने तो एक बार ये इंस्टेंसेस बताए कि किस प्रकार से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कमजोर होती है जब राजनीति हावी हो जाती है। हम जो मैंने बातें बताई, जो मैंने दृष्टांत बताए, वो इसलिए बताए ताकि आगे हम इस बात का ध्यान रखें
देखिए, हम देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को गौण विषय समझकर हमारे देश के कुछ लापरवाह राजनेता जो हैं कुछ इस प्रकार के काम कहते हैं। अभी मैंने जब इतने सारे तथ्यात्मक दृष्टांत बताए, तब मेरे जो साथी हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने जाकर एक भ्रमात्मक बात कही। मैंने फिर उनको चैलेंज किया, फिर उन्होंने कहा, अब मैंने किसी को इटालियन बारबाला कहा क्या आपकी डिबेट में? एक बार भी नहीं कहा। अरे सर कहा, फिर रावत साहब मत छेड़िए, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं रावत साहब। अच्छा, मैंने कहा क्या? अच्छा, आप रावत साहब देखिए, होता क्या है, अगर आप उनके नेता के बारे में बोलेंगे, वो आपके नेता के बारे में बोलेंगे, समय खराब होता है, डिबेट खराब होती है। सर मुद्दे पर बात करते हैं ना। मैंने नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा ना, मैंने किसी को इटालियन बारबाला नहीं कहा। कहा क्या किसी को? नहीं कहा। मैंने किसी को कहा कि आपने इटालियन बार वाला, मेरे मुंह से इटालियन बार वाला शब्द सुना क्या आपने? एक बार भी सुना क्या? मैंने इटालियन बार वाला कहा ही नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार ही ऐसे नहीं है। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? सुनिए, अब मैं जो बात कह रहा हूं, एक बड़ी संजीदा डिबेट है ये, बड़ा सेंसिटिव इशू है, और हमें क्या करना है, व्हाट इज द रोड फॉरवर्ड, हमें आगे क्या करना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज हम मिलजुल कर, मैं, बजरंग दास जी, राकेश जी और हमारे साथ समस्त देशवासी क्या कर सकते हैं, उस पर चिंता करते हैं। और उस पर यह कि लेट अस नेम द पीपल। सबसे पहले ये खालिस्तानी आतंकवाद है, इसके साथ हमें पुरजोर तरीके से लड़ना चाहिए। हर कांग्रेस का प्रवक्ता ये ठोस बात नहीं कह पाता, लेकिन मैं आज बधाई दूंगा अपने साथी बजरंग दास जी को। उन्होंने खुले तौर पर यह बात कही है कि खालिस्तानी आतंकवाद है और वी हैव टू बिड इट इन द मड। इसको रेत के अंदर दबाना पड़ेगा, कठोरता से कदम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास के साथ, हर वो राजनीतिक पार्टी के साथ, हर वो एजेंसी के साथ पुरजोर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज को जो भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम पूरे जोर पर लेंगे। हम विपक्ष से भी आशा करते हैं कि वो बजरंग दास जी जैसी परिपक्वता दिखाए और इसको खालिस्तानी आतंकवाद माने। खालिस्तान समय बहुत कम बचा रहा है साहब, मुझे सभी का आखिरी कमेंट लेना होगा। ठीक है, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीसमेंट टू नन, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और मैं बजरंग दास जी को फिर से बधाई देता हूं। आज उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है और ये डिबेट इस बात की साक्षी बनी है कि अब कांग्रेस भी जो है अपना रुख धीरे धीरे बदलती जा रही है। ठीक है, लेकिन बजरंग दास जी अभी थोड़ी देर पहले आप पे गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब तो आपको धन्यवाद कर रहे हैं, अब तो खुशी हो रही होगी आपको। हमारा छोटा भाई है, हमारा साथी है अमित जी। देखो, ये बात तो कहनी पड़ेगी, मतलब आतंकवाद के खिलाफ सभी पार्टियों को और सभी संगठनों को एकजुट होकर लड़ना। कि खालिस्तानी हो तो आतंकवादी हो, केंद्र सरकार हो, केंद्र सुरक्षा एजेंसियां हो, पंजाब की सरकार हो कि हरियाणा की सरकार हो, कि किसी की भी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आतंकवादी जो है देश के लिए सबसे घातक है। आप देखिए, आप जो कोई भी आतंकवादी होता है, जो आप कहते हैं गुंडा बदमाश को, तो कोई रिश्तेदार थोड़ी किसी का, उनका इलाज करना जरूरी है। आतंकवादियों का समय से पहले इलाज करने की जरूरत है, उनको कुचलने की जरूरत है। तो आज पंजाब के ठीक है राकेश जी, आखिरी कमेंट आपका, समय मेरे पास ज्यादा बचा नहीं। बजरंग दास जी लौटूंगा, अगर समय बचा तो फिर से आऊंगा। राकेश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, इन तीनों राज्यों में अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों में ये घटनाक्रम देखने को मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि इन तीनों राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है, जिस पर अब केंद्र सरकार को भी बहुत ज्यादा विचार और सतर्क होने की जरूरत है, विचार करने की, सतर्क होने की जरूरत है? देखिए, छोटे स्पैन ऑफ टाइम में 10 से 15 दिनों के अंदर हिमाचल में भी, हिमाचल विधानसभा के बाहर पोस्टर लगा, आतंकवादियों का पोस्टर लगा कि हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और उसके बाद हरियाणा में करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े गए। अभी यहाँ पंजाब मुख्यालय पे, जो उनके इंटेलिजेंस मुख्यालय पे जो हमला हुआ है। राकेश जी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं। राकेश जी आपका, बजरंग दास जी आपका, विजय रावत साहब आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अभी भी वो सवाल जिसके तस हैं, जिन सवालों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन है, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और बार बार इन घटनाओं के पीछे होने की बड़ी वजह क्या हो सकती है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।